अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आज की अहम डेवलपमेंट्स जो हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, आज के टॉपिक्स आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे। उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। एक मरतबा फिर से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दिया, उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। साथ ही ये ऐलान किया कि लोग तैयार रहें। मेरी कॉल पर 20 लाख अवाम जो है, 20 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे और धरने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने वजारत ख़ारजा जो है, वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठा लिया है और बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने। जब अपोजिशन में थी ये सारी जमातें तो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से इन चैलेंजेस से निपटा जाएगा और पहली असाइनमेंट उनकी क्या होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आया है कि गवर्नर पंजाब कल तक जो हल्फ लेने का मामला है वज़ीर आला पंजाब का, उसको निपटाएं और फौरी तौर पर हल्फ लें, खुद लें या फिर अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। इसके ऊपर अब क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और आखिर में बात करेंगे जी कि डीज़ल का बहरान है, ये वक्त बड़ा ही सेंसिटिव है किसानों के लिए। गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है और अगर एक भी बारिश हो जाती है और गंदम की कटाई नहीं होती तो किसान की पूरी फसल जो है वो भी ख़राब होने का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, डीज़ल का बहरान आखिर क्यों है, और अगर गंदम की फसल ख़राब होती है तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होगा कि फिर आटा नहीं मिलेगा, गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर हमारी मुल्क की मईशत जो है उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर आता है। हमारे मेहमान आज मौजूद होंगे हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, और नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी सी देर के बाद। निहाल हाशमी साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि 20 लाख लोग तैयार रहें और जब वो कॉल देंगे तो इस्लामाबाद पहुँचें। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इन लोगों को रोका जाएगा, इस्लामाबाद पहुँचने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इमरान खान साहब। और अगर पहुँच जाते हैं, चले 20 लाख नहीं, कुछ 2-4 लाख लोग भी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, क्या लगता है क्या फिर स्ट्रैटेजी होगी इस हुकूमत की उनसे निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मुझे ताज्जुब है कि वो 22 से करोड़ को लाते लाते अब 20 पे आ गए, 1% पे आ गए। मैं तो पहले सुनता रहा हूँ, उन्होंने कहा 20 और 22 करोड़ जो लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे। उन्होंने कहा, उनके सारे लीडरान भी कह रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान को हम लेके आएंगे। अब वो 99 को छोड़ गए और 1% को लेके आ रहे हैं, तो शौक से आए। उन सबका शहर है, उन सबका कैपिटल है, उनको आना चाहिए, जो उनका सियासी हक है वो इस्तेमाल करें। मगर साथ ही साथ जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अगर वो आइन और कानून से मावरा, अगर वो जमहूरियत से हट करके कोई गैर जमहूरी काम करेंगे, अगर वो वहाँ पे कहेंगे कि आप बैंक से पैसा ना भेजें, आप हुंडी से पैसा भेजें, अगर वो कहेंगे कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को जला दें, अगर वो कहेंगे कि सिविल वॉर करो, सिविल वॉर के माने होता है कि दो तबका अवाम का एक दूसरे से उलझ जाए, लड़ जाए, तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। फिर अगर सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करेगी तो फिर शिकायत ना करे। दूसरी तरफ मेरे जैसे लोग तो बहुत खुश हैं उनके आने से, बल्कि मैं आपसे तो आपसे सिफारिश करूंगा कि आप नदीम साहब को कहें कि ये बड़ा अजीमुशान कॉन्सर्ट होगा, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो अगर हम लोगों को भी पास मिल जाए तो हमें अच्छा लगेगा। सही, तो रोकेंगे तो नहीं, इस्लामाबाद आने से आवाम को रोका तो नहीं जाएगा सर? एक चीज नहीं, एक चीज और मैं आपसे वाजे कर दूं, और मैं आपके तवज्जो से बात करना चाहता हूँ इमरान खान से भी और तमाम पीटीआई से। आज एक क्लिप मैं देख रहा था जिसमें इमरान खान साहब ने फिर मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, क्योंकि उसके पूरे क्लिप्स भी शेयर किए गए हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर से कुछ बातें निकाल के सोशल मीडिया पर इस वक्त की जा रही हैं, क्योंकि मैंने वो पूरा देखा है क्लिप। दूसरी आयशा, मैंने वो पूरा क्लिप देखा है। दूसरी आयशा, एक बात नहीं की, एक बात, अच्छा एक बात आयशा और मैं आखिर में करता चलूं कि जरूर आए पीटीआई के सियासी वर्कर। आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान में शैतान को बंद रखा हुआ है, मगर अगर रमजान के बाद, ईद के बाद अगर शैतानी कारकुन आ जाएंगे तो देखिए सियासी कारकुन को तो वेलकम कहते हैं, मगर शैतानी कारकुन अगर आएंगे तो फिर उसके साथ निपटा जाएगा, कानून अपना तौर तरीका बताएगा। किसे कह रहे हैं आप शैतानी कारकुन निहाल हाशमी साहब?
देखिए, जो शैतानी अमल करेंगे वो शैतानी कारकुन है, जो सियासी अमल करेंगे वो सियासी कारकुन है। तो आप वादे आवाम को पता है कि कौन शैतानी अमल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और मैंने देखे ना, कोई कहता है गेट नंबर 4, कोई कहता है गेट नंबर 6, कोई कहता है आग लगा दो, जला दो, मिटा दो, मार दो, मर जाओ। तो उनके वजीर दाखिला साहब थे, उन्होंने ये सब बड़ी बड़ी बातें की हैं। ये शैतानी अमल है। इंसानी अमल और सियासी अमल होता है जोड़ो, मोहब्बत करो, ठीक करो, लोगों के गम गुसारी करो। मगर शैतानी अमल ये होता है कि मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, जला दो, मिटा दो। ये अगर बातें होंगी, जो भी करेगा उसके साथ, तो फिर जो शैतान के साथ किया जाता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सही, ठीक हो गया। हमें ज्वाइन कर लिया नदीम कुरैशी साहब ने। जी नदीम कुरैशी साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम के अंदर। सर, 20 लाख लोगों को लाने का इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है और कहा है कि तैयार रहें लोग। ये आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप खुद मीडिया को वॉच कर रही हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, एंकर हैं, सोशल मीडिया को देख रही हैं, पाकिस्तानी आवाम की जो सूरत हाल है, जो रद्देमल पाकिस्तान के लोगों ने दिया, बिलखुसूस कॉमन मैन ने। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर तो हर सूरत अपनी पार्टी की कॉल पर आगे बढ़ता है, वो किसी भी पार्टी का हो। यहाँ सूरत बड़ी डिफरेंट है। अभी हमारे जो ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, दीगर पार्टीज के लोग हैं, मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा इंपोर्टेंट गवर्नमेंट है, मैं बिल्कुल ये वर्ड यूज करूंगा, बाहर से सपोर्ट लेकर पाकिस्तान में लोगों के जमीन खरीद के एक भानमती का कुर्बा इकट्ठा किया। ये अंदाजा नहीं कर रहे इस बात का कि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का कॉमन मैन। एक एग्जांपल आपको दूंगा, दुनिया में सबसे कीमती चीज किसी भी पेरेंट के लिए उसके बच्चे हैं। जितने जलसे हुए हैं, मैंने फैमिलीज को बच्चों समेत वहां मौजूद देखा है। लोग डरते हैं हुजूम से कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। लोग अपने बच्चों के साथ एजिटेट कर रहे हैं, लोग फैमिलीज के साथ आए हैं, कराची, पेशावर, लाहौर, हर जगह। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम भुट्टो के बाद किसी भी लीडर के साथ इस तरह से खड़ी हुई है कि हर कॉमन मैन ये समझता है कि पाकिस्तान में जो ज्यादती हुई है वो उसके साथ हुई है। हर आम आदमी, हर ताजिर, हर किसान, हर देखे ना, ये आए थे महंगाई के नाम पर, इन्होंने सारी अपना प्लान किया था महंगाई। कौन सा बटन इन्होंने ऑफ किया महंगाई कम करने के लिए? अब ये कहेंगे जी 15 रोज हुए। भाई अगर 15 रोज हुए तो आप बकौल आपके इस पूरे मुल्क में महंगाई इमरान खान ने की हुई थी, तहरीक इंसाफ ने की थी। अब आपके पास बटन है, आप बटन ऑफ करके वो महंगाई कम करें ना। मैं कॉमन मैन का नुमाइंदा हूं, मैं खुद बड़ा कुड़ता था, जलता था, अपनी गवर्नमेंट से बड़ा नाराज रहता था, कहता था कि महंगाई इसको कंट्रोल होना चाहिए। तो अभी मैं बड़ा तवक्को कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब मईशत के बहुत बड़े चैंपियन है, बड़ी मैनेजमेंट की उनका दावा है, उनकी पार्टी यही क्लेम करती है ना कि उनसे अच्छा मैनेजर दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि वो मैनेजमेंट उनकी टीटीसी के हवाले से तो बड़ी अच्छी साबित हुई। कोई एक स्टेप इन्होंने आम आदमी के ले लिया, कोई इन्होंने बिजली का यूनिट्स कम कर दिए हो, कोई पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा हो, कोई डॉलर 100 रुपए का हो गया हो, मुझे तो नजर नहीं आया। तो पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं आएगी जी? पाकिस्तानी अवाम शऊर की उन मंजिलों पर है कि एक शख्स के साथ जो मुंतखब हुआ वोटों से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। बहुत सारे एतराजात थे लोगों को, मैं खुद पार्ट ऑफ द गेम हूं, मैं भी समझता हूं बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन जब एक गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर अखलाकी काम हुआ उसके खिलाफ पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। वो आज से पहले आज तक किया। लेकिन सर, प्रैक्टिकली मोमेंटम बरकरार रखना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये अभी लाहौर जलसे के बाद से जो एक गैप आया है, जो लोगों का जमा होना या एहतजाज करना या इमरान खान साहब की कॉल पर निकलना, और अभी डेफिनेटली ईद और ईद के बाद कोई डेट नहीं दिया है इमरान खान साहब ने, आपको लगता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि मोमेंटम को बरकरार रखा जाए? आयशा, ये मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। जो लोग ये मिस कैलकुलेट कर रहे हैं, मिस जज कर रहे हैं, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ एक इलेक्शन है। ये जो आज की हुकूमत है, आज से 4 माह पहले यही मुतालबा कर रहे थे ना। अभी कौन सी ऐसा इशू बन गया कि ये इस मुतालबे से भाग रहे हैं? फिर मैं कहूंगा इनको अंदाजा हो गया, इनके पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, इनको आइडिया है कि 10 और 90 का मुकाबला है इस वक्त। अगर इनको ये जोम इनका खत्म नहीं होगा, पाकिस्तानी अवाम इनसे खुद हिसाब लेगी। एक एक चीज वॉच हो रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन का कोई डिसीजन या ऑनरेबल किसी कोर्ट का डिसीजन इस तरह से डिस्कस हो।
मैंने 10-15 साल का मेरा भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक्सपीरियंस है। मैंने लोगों को इतना कंसर्न और इतना टची कभी नहीं देखा इश्यूज के बारे में। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जी 63A का आपका आर्टिकल जो लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग से रोकता है, जो लोगों के वोट का तयन करता है विद इन द असेंबली, उसके डिसीजंस होंगे इलेक्शन ईद के बाद, और यहाँ एक दिन में 3 टाइम्स मिल रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को उनकी मर्जी के फैसलों के लिए। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। मैं हर इदारे का एहतराम करता हूँ। बाई गॉड ये चीजें बहुत ज्यादा डिप्रेशन दे रही हैं कौम को। जो लोग इसको मिस जज कर रहे हैं तो समझते हैं कि 10-15 हजार लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर 10-15 हजार लोग भी ज़िली तौर पे इस बात पर उन्होंने कायल हो गए कि जी हमने इस सिस्टम को इस तरह से नहीं चलने देना, तो फिर खुदा ना खास्ता हम किसी बड़ी तकलीफ की तरफ बढ़ेंगे। क्या वजह है जी, क्या वजह है? आप फजलुर रहमान साहब का मुतालबा था इलेक्शन हो, जरदारी साहब का कहना था इलेक्शन हो, एमक्यूएम कहती थी जी क्यों नहीं करवा रहे? नदीम कुरैशी साहब, अब आपको क्या लगता है क्यों नहीं करवा रहे? अब इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? देखिए आयशा, बड़ी खूबसूरत बात बड़ी सिंपल। ये कहते थे जी ये सिलेक्टेड है, ये आरओ के नतीजे में है। इनको तो अंपायर की उंगली ने इलेक्शन जितवाया है। अभी भाई अंपायर भी इनके साथ है, बकौल इनके, जो खुद कहते हैं ना जी चीजें न्यूट्रलाइज हो गई, हमारे फला इदारे से बड़े ऐसे ताल्लुकात है जी। अब कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा फियर है, कौन सा ऐसा थ्रेट है, कौन सा ऐसा खौफ है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? आ जाए। अब तो इलेक्शन कमीशन भी बकौल इनको फेवर कर रहा है और हालात भी नजर आ रहे हैं। हर चीज इनके हाथ में है। वो कहते हैं ना ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। इस सारे खेल में आईना जो है वो पाकिस्तान की अवाम है। इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। अभी तक जिन लोगों को इन्होंने, वो सिलेक्टेड लोग, वो आरओ के नतीजे में जीतने वाले लोग, वो लोग जो इंजीनियर्ड इलेक्शन का नतीजा थे, वो 20-20, 25-25, 30 लोग जो उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में और फेडरल असेंबलीज में, नेशनल असेंबली में उन्होंने अपने साथ अटैच किए, उनमें से कोई शख्स भी अपने हल्के में नहीं जा सका अभी तक। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं समझता हूं दिस इज द बेस्ट टाइम। पाकिस्तान के वो तमाम थिंक टैंक्स जो समझते हैं कि ये शायद मॉब कम हो जाएगा, होगा। आपने एक खातून का, एक तालिब इल्म का, एक ट्रेडर का, एक किसान का, एक आम जर्नलिस्ट का, आपके चंद लोगों को छोड़कर ठीक है यही सवाल रखते हैं ना निहाल हाशमी साहब के सामने रखते हैं। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, निहाल हाशमी साहब क्या खौफ है सर इस हुकूमत को इलेक्शन में जाने का? हालांकि जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे कि इलेक्शन करवाएं, ये असेंबली ही जायज़ नहीं है, ये सेलेक्टेड लोग हैं। अब आप लोगों की हुकूमत है, अब क्यों नहीं इलेक्शन करवाए जा रहे? नदीम साहब से बड़ी इज्जत से अर्ज करूंगा कि जिस वोट से अगर आपने कहा आए थे तो आप वोट से ही गए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के माने हैं आप वोट से वापस किए गए, अदालती हुक्म से या किसी इदारती हुक्म से आप वापस नहीं किए गए। आपके जो इत्तेहादी जो 4 साल तक आपको बहुत अच्छे लगते थे, उन इत्तेहादियों में काफ लीग के भी दोस्त थे, एमक्यूएम के भी थे, बीएनपी के थे, पीएनपी के थे, वो सारे दोस्तों ने आपका साथ छोड़ दिया। आपके एक भी एमएनए का वोट नहीं पड़ा है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन में, तो 63A को अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन, तो मोहतरम ये इलेक्शन कमीशन के बारे में इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह कहा था कि मुझे भी बहुत पसंद है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये रिकमेंडेशन किया क्योंकि हमारे अभी आजकल इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। तीसरी चीज, 30 रुपए पे नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे आटा, आप 90 पे पहुंचा गए। चीनी 50 पे छोड़ के गए थे, आप 150 पे पहुंचा गए। पेट्रोल छोड़ के गए थे नवाज शरीफ साहब 70 पे, आपने 150 पे पहुंचा। पेट्रोल डॉलर हमने छोड़ा था 100 पे, आपने 190 पहुंचा दिया। हमने दवाई जहां पे छोड़ी थी आपने 550% बढ़ा दिया। आपको ये एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं क्यों आपको हुकूमत दिया जाए? 1 मिनट एक बात बता दें कि आपने हजारों करोड़ डॉलर का जो लोन लिया, पाकिस्तान ने 73 सालों में जितना लोन लिया था आपने सिर्फ 3 सालों में उतना लोन ले लिया। वो लोन आपने लगाया कहां? कहां है आपका वाशा डैम, कहां है आपका सुनामी प्लांट? और फिर आप बात करें आपके लोग पासपोर्ट जला रहे पाकिस्तान का, नाराज आप अमेरिका से हमारा जला रहे। कमाल आपकी बात है। और भाई अगर आप ह्यूस्टन में और अमेरिका में और न्यूयॉर्क में अगर आपके मुजाहरे हो रहे हैं तो आप वहां पे अमेरिका के झंडे जलाएं ना, अमेरिकन पासपोर्ट जलाएं।
आप शहबाज गिल को कहें कि अपना पासपोर्ट जला दे, आप नदीम बाबर को कहें अपना पासपोर्ट जला दे, आप जनाब उसको कहें जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था मोहित को कहें वो अपना, सानिया नश्तर को कहें वो अपना जला दे, आप रजा बाकर को कहें वो अपना जला दे। आप पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ गए? पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 12 बजे रात की ये बात करें अदालतों खुलने का, तो अब्बासी साहब जो हमारे थे, हनीफ अब्बासी साहब को ही रात के 11 और 12 बजे अदालत खोल करके जेल भेजा गया था। नवाज शरीफ साहब के लिए भी रात को ये अदालत खोली गई थी जब उन्हें राहदारी दी गई थी। नवाज शरीफ जब लैंड करते हैं पाकिस्तान में तो वो रात का वक्त था और फिर रात को ही अदालत खोली जाती है, रात को यह काम किया जाता है और रात को ही उनका अडियाला जेल भेजा जाता है, जबकि जेल मैनुअल के तहत 6 बजे के बाद आप भेज नहीं सकते। अब रह गया आप लोग अगर आप रात को 12 बजे अदालतें खोलने के इकदाम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ठीक इकदाम था, तो फिर वो भी ठीक इकदाम थे जो नवाज शरीफ साहब के लिए अदालतें खोली गई या हनीफ अब्बासी साहब के लिए अदालतें खोली गई? देखिए ये अदालत 24 घंटे की होती है, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं किया। सही, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं वो 24 घंटे के। इखलाकियात एक चीज होती है, आपको याद है आपने फरियाल को भी कहां से गिरफ्तार किया था? हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया था। आपने मरियम नवाज साहबा को कहां से गिरफ्तार किया था? आपने जेल खाने के अंदर से किया था जहां से आप नहीं कर सकते। आपने राना सनाउल्लाह को किस तरह से गिरफ्तार किया था? आप सारे अपने गिरफ्तारी के देख तो लेना, हमने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। आपने जो सहाफियों के साथ किया, मीडिया हाउसेस के साथ किया, हमने जनाब कुछ नहीं किया। अभी तक तो लोग इंतजार में है कि 50 लाख मकान का है, 1 करोड़ नौकरियां का है। आपकी निकम्मापन, आपकी कमजोरियां, आपकी नालायकी, आप साइकिल पे आने के बजाय हेलीकॉप्टर पे आने लगे। अरबों रुपए का आपने पेट्रोल खर्च कर दिया पाकिस्तान की कौम का, एक प्रोजेक्ट आप नहीं बना सके। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आपने रुस्वा किया, यू टर्न पे आके आप बैठते रहे, सारे जहां से आपके रिश्ते खराब हो गए। ठीक है, अब नए वजीर खारजा आ गए हैं ना निहाल हाशमी साहब, इस कौम की बेइज्जती, अब नई हुकूमत आ गई है, नए वजीर खारजा आ गए हैं, तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो ताल्लुकात खराब हुए थे आपके बकौल पूरी दुनिया से पाकिस्तान के, वो अब ठीक भी हो जाएंगे। जुल्फिकार बदर साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया। जुल्फिकार बदर साहब, हम कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जुल्फिकार बदर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सही, जुल्फिकार बदर साहब को शामिल करते हैं। जुल्फिकार बदर साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने हल्फ उठा लिया है वज़ीर ख़ारजा का, यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के बने हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि प्रोग्रेसिव है, एजुकेटेड है, पीसफुल है, उसने हलफ उठाया फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसी के ऊपर काम करने जा रहा है जो आने वाले वक्त में एक बेहतरी की तरफ, पाकिस्तान का इमेज बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। आज बिलावल साहब ने जो रिकॉर्ड कायम किया, इनकी वालदा ने यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड कायम किया था और इनके नाना भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। बाकी रह गया जो आपका क्वेश्चन कि बिलावल साहब क्या करने जा रहे हैं। देखिए, बिलावल साहब के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं और बिलावल साहब ने उन तमाम चैलेंजेस को कम वक्त के अंदर, ही विल हैव टू शो हिज बेस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म एंड डेवलप द बेस्ट रिलेशन विद ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके अंदर कुछ मुल्कों के साथ अच्छे हैं, कुछ के साथ बिल्कुल मुनासिब है, कुछ के साथ तलखियां हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो हर मुल्क के साथ एक अलहदा स्ट्रेटजी बनेगी, एक अलहदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और ये पैरेलल सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। रशिया के साथ भी जो है, देखिए मैं अभी यही आपको बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले जो अहमियत का हामिल है, कल प्राइम मिनिस्टर के साथ वो दोपहर के बाद सऊदी अरब जा रहे हैं, जो उनका बड़ा अहमियत का हामिल होगा सऊदी अरब का विजिट, और वो वहां से होके जब वापस आएंगे, आते साथ ही उन्होंने अंदर बैठ के तमाम जो रीजन को देखने वाले अपने इंचार्ज है उनको कह दिया है कि आप स्ट्रेटेजाइज करें कि किस मुल्क के तरफ हमने जाना है, किसके साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, किसके साथ सस्टेनेबल रखने हैं, और किस मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को या फॉरेन मिनिस्टर को हमने इनवाइट करना है ताकि बायलैटरल रिलेशन भी बेहतर हो सके और रीजनल कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप भी बेहतर हो सके। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर करने का एक ये बहुत खास एजेंडा है, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान है। इसके अंदर हर एक के साथ बायलैटरली जो है वो ताल्लुकात को, यानी पिछली हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूएशन हमें नजर नहीं आएगी।
नई खारजा पॉलिसी में? पिछली हुकूमत की खारजा पॉलिसी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी के तौर पे आएगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब भी तो जुल्फिकार साहब आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे कि हम आजाद खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है, एलाइज है और 70% ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट दिस गवर्नमेंट। तो सब ने मिलके इस चीज को मैंडेट देना है कि एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बने, आजाद खारजा पॉलिसी बने, जिसके ऊपर मुल्क और अवाम का फायदा हो, किसी इंडिविजुअल का फायदा ना हो। और हमने तमाम मुल्कों से रिलेशन बेहतर कर दिया, चाहे वो अमेरिका है या चाइना है या इंडिया है या ईरान है या वो रूस है, हमने तमाम मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर दिया। जुल्फिकार बदर साहब, इमरान खान साहब भी तो यही बात कर रहे हैं कि हम सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाह रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ क्या है पॉलिसी के अंदर? वो अच्छा रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप में ऐसा है कि इधर वो चाइना के साथ उन्होंने रिलेशन खराब कर दिया, टीपैक का सारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया, गो स्लो की पॉलिसी अपनाई, इंडिया के साथ रिलेशन है ही नहीं, अमेरिका के साथ वो रिलेशन इस लेवल पे आ गया कि आज सारी पीटीआई और उनकी क़यादत अमेरिका को गालियां दे रही है। हमें ऐसी खारजा पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें खारजा पॉलिसी ऐसी चाहिए जिसके अंदर हमें किसी को लान तान और गालियां ना देनी पड़े। हमें मुल्कों के साथ एक बायलैटरल अच्छे इक्वालिटी की बेस के ऊपर रिलेशन चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के ओपन कार्ड्स के साथ, खुले दिल के साथ ट्रस्ट डेफिसिट को कवर कर सके और चीजों को आगे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम कर सके। कि अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी जिसपे उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट करके रख दिया था, तो लिहाजा हमने खान साहब की फॉरेन पॉलिसी को नहीं अपनाना, हमने एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिसमें रिलेशनशिप पाकिस्तान की अवाम इससे बेनिफिट हासिल कर सके और पाकिस्तान का इमेज जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर बेहतर हो सके, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है जुल्फिकार साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, बाकी हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ और इश्यूज भी हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, आप जुल्फिकार बदर साहब की बात सुन रहे थे और जो मैंने उनसे सवालात किए उसका भी उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुना। आप लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करके चले गए, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया आप लोगों ने, और अब ये हुकूमत आके उसको ठीक करेगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जुल्फिकार बदर साहब। अभी 2 माह पहले सारी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान की मेहमान थी, सब लोगों ने देखा, और 2 बार OIC हुई पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट में। एक तो पहले मैं निहाल हाशमी साहब से अर्ज करूं, उन्होंने कहा कि वो भाषा डैम कहाँ है, तो गवर्नमेंट अब इनके पास है। आज से 3 रोज पहले शहबाज शरीफ साहब पी कैप पहन के एक जगह विजिट करने गए थे, जहां के स्टाफ ने बाद में बड़ी वीडियोस वायरल की थी सोशल मीडिया पे। मैं किसी की जॉब को खतरे में नहीं डालना चाहता, तो भाषा डैम ही था। उस पर उन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां कहाँ है, ये 16 अगस्त 2018 से 6 अप्रैल 2022 तक का फिगर ले फेडरल गवर्नमेंट का और 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, पंजाब, KPK और बलोचिस्तान का। अगर मिलियंस में नई जॉब्स लोगों को ना मिली हो, मैं जिम्मेदार हूं। इन्होंने कहा जी हमने गंदम आटा, हमारे जमाने में आटा था 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो, क्योंकि ये लफ्ज बोलते हुए सोचते नहीं है ना कैलकुलेट करते हैं, तो इन्हें कही ना क्या मसला है आपके लिए, आज आटा कर दें 30 रुपए, हमने मना किया आपको। तो मैं कह रहा था भाषा डैम के हवाले से अभी विजिट कर आए हैं शहबाज शरीफ, और वहां बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी बाद में आए जो लोगों ने वहां उनके बारे में कमेंट्स किए कि जी ये वही भाषा डैम है जिसका आप इमरान खान से मुतालबा करते थे, काम देख लें किस तरह से हो रहा है। जहां तक इन्होंने बात की है जॉब्स की, तो उसका इसकी फिगर भी फेडरल लेवल पे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निहाल हाशमी साहब कानून के तालिब इल्म है, मैं वैसे इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर है, ये किसी एलीट क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये जरूर मुतालबा करें शहबाज शरीफ साहब से कि 16 अगस्त 2018 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान में जितने इदारों में भर्तियां हुई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, वो सारी फिगर कौम के सामने दे। अगर मिलियंस में ना हुई हो, मैं जिम्मेदार हूँ। सेकंड, इन्होंने कहा जी आटे का रेट तो हमारे दौर में ये था, चीनी का ये था, सब्जी का ये, तो भाई कर दे ना, ये चीजें तो आपको फौरन कम करनी चाहिए थी, ताकि तहरीक इंसाफ के साथ जो अवाम निकली है ये घरों में चली जाती। ये वाकई तहरीक इंसाफ का जुर्म था, ये तो आटा 30 रुपए किलो था, इमरान खान साहब ने जुर्म किया हुआ था कि बिजली तो 5 रुपए यूनिट थी, खान साहब ने ज्यादती की हुई थी, ये तो सब्जियां और दीगर चीजें तो नदीम कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों की खारजा पॉलिसी नाकाम थी, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा आपको पाकिस्तान में 2 OICs हुई,
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार यूएनओ में कश्मीर जिसका इल्जाम ये हम पर लगाते हैं उसका केस लड़ा। और अब जितनी एजिटेशन पाकिस्तान में हुई इमरान खान की गवर्नमेंट को ये जो इंपोर्टेड तरीके से इन्होंने सबूताज किया, मकबूजा कश्मीर में भी उतना ही तकलीफ और रंज मनाया गया इस बात का। मैं समझता हूं अब इनके पास एक तो ये बड़ा एक चश्मे फलक बड़ा अजीब नजारा देख रही है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में बतौर मिनिस्टर, सुभान अल्लाह जी, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है ना कि जरदारी साहब कहा करते थे कि मैंने अब अगर नवाज शरीफ को माफ कर दिया तो मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कोई सदका दिया है, इन्होंने कोई माफी मांगी है या किसी पीर को जाके मनाया है, लेकिन चूंकि ये दुनियादार लोग हैं, इनके पीर भी हैं यूरोप शरफ और अमेरिका में होते हैं, इन्होंने वहीं से किसी की मिन्नत की होगी। एक तो मैं इस बात पर बड़ा हैरान हूं, आज बुनियादी तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गई कि वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट के मिनिस्टर बन गए। जहां तक उनकी अभी जुल्फकार बदर साहब ने कहा जी नौजवान है, प्रोग्रेसिव है, इंटेलिजेंट है, यंगेस्ट है। यार इनकी इन तमाम खूबियों ने अगर सिंध में अभी जो 10 बच्चे जलकर फौत हुए और एम्बुलेंस नहीं थी दादू में, अगर आप 15 साल में सिंध के बच्चों को मौत से नहीं बचा सकते, अगर आप लाड़काना में कुत्ते से बचाने की वैक्सीन, कुत्ते से काटने की वैक्सीन आपके पास नहीं है, और अगर धमाका हो अपना मुराद अली शाह साहब की कंस्टिट्यूंसी में सेवन शरीफ में और 100 किलोमीटर पे कोई हॉस्पिटल ना हो, तो अल्लाह बचाए जी इस यंगेस्ट होने से, इस प्रोग्रेसिव होने से, इस इंटेलेक्चुअल होने से, इस हैंडसम होने से। मैं समझता हूं पाकिस्तान आज दुनिया में जिस जगह पर खड़ा है, इसका क्रेडिट लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हर सूरत देंगे। वो पॉलिसीज जो आज से 10 साल पहले थी, इस मुल्क को तो बगैर फॉरेन मिनिस्टर के चलाया गया। कौन सा इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर 10, 12, 15 साल? यहां तो पॉलिसीज बनती नहीं थी, यहां तो सिर्फ जाती एजेंडा पे बिजनेस हुआ, जाती बिजनेसेस पे एजेंडे तय हुआ करते थे। आज अगर पाकिस्तान को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या किया जी, बिलियन डॉलर में पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजे। आज पाकिस्तान का जो वकार दुनिया में बुलंद हुआ, क्या यूरोपियन नहीं देख रहे कि पाकिस्तान या झंडे उठाकर एजिटेट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पूरी दुनिया में डिस्कस नहीं हो रहा? ठीक है नदीम कुरैशी साहब। निहाल हाशमी साहब, सर अब जो काबीना बनी है इसमें डेफिनेटली पीडीएम में शामिल जमातें भी, उनके नुमाइंदे भी हैं और पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी उसमें शामिल हैं। मैं ख़ास तौर पर ये वज़ारत ख़ारजा की बात करना चाहूँगी। क्या डिसाइड हुआ है ये जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बनेगी पाकिस्तान की, अब वो इंडिपेंडेंटली बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी लेकर चलेगी या फिर इसमें तमाम जमातों का मौक़िफ़ शामिल होगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की अगर हम देखें अपने अपने दौर में डिफरेंस तो हमें नज़र आया है खारजा पॉलिसियों के अंदर। आयशा देखिए, जो विल ऑफ द पीपुल है वो पार्लियामेंट को कहलाता है। पार्लियामेंट को विल ऑफ द पीपुल कहा जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के पार्लियामेंट की ताबे होगी। पाकिस्तान का पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी कैसी है। उस पार्लियामेंट में जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, दीगर सूबे के पार्टीज हैं, वो सारे मिलकर करेंगे। इसमें अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, सबके कंसेंसस के साथ हमारी खारजा पॉलिसी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 बड़ा क्लियर है इस मामले में। तो मैं ये समझता हूं कि यकीनन अगर एक वजारत खारजा में इंडिपेंडेंट अप्रोच रखा जा रहा है तो यकीनन बिलावल साहब ये कहते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो पार्लियामेंट के ताबे होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट के भी ताबे होगी। निहाल हाशमी साहब, लेकिन अगर ऑपोजिशन मौजूद नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, अगर कौमी असम्बली की मैं बात कर रही हूँ, अगर ऑपोजिशन मौजूद नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है क्या लेजिटिमेसी होगी पॉलिसी की? देखिए, ऑपोजिशन की बात नहीं, बात है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में जो लोग भी नुमाइंदगी लेकिन ऑपोजिशन भी तो पार्लियामेंट का एक जरूरी हिस्सा है ना, जमहूरियत का बड़ा जरूरी हिस्सा है ऑपोजिशन। बड़ी तादाद में देखिए, एक बड़ी तादाद में लोग ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है ये सेकुलर स्टाइल टाइप का दिया है। जो प्रोविजन है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है वो ये है
कि हैंड रिटिंग इस्तीफा होना चाहिए था और उसे जाकर के स्पीकर साहब के आगे पेश होना होगा। जब ये मराहल तय हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि एक बड़ी तादाद में लोग पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के बेंचों पे आके बैठ रहे होंगे और ये हल कर रहे होंगे मसला। ये हम इनके तरह नहीं है कि हम खड़े होकर के कहें कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो सिविल वार हो जाएगा और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी किसकी। ये किसको इशारे दे रहे हैं? पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं या इंडिया की खिदमत कर रहे हैं? पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बता रहे हैं कि देखिए हम आपके लिए कितना कुछ आगे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को हम मुस्तरब कर रहे हैं, मुश्तइल कर रहे हैं, आइन के खिलाफ लेके जा रहे हैं, अदालतों के खिलाफ लेके जा रहे हैं, अफवाद के खिलाफ लेके जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, सारे इदारों को हम मिलाइन कर रहे हैं आपके लिए और पाकिस्तान के लोगों को हम गुत्था करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर हम रहने नहीं देंगे, पाकिस्तान में कोई निजाम हम रहने नहीं देंगे। अगर हम नहीं हुए तो कोई भी नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होता, ये चंद लोगों की मुल्क नहीं है, ये मुल्क के लिए लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज भी हमारे फौजी और पुलिस और रेंजर्स के लोग शहादत नौश कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान बनाने के वक्त हमारे बुजुर्गों ने भी 10 लाख की तादाद में जान दिया था। तो हम इनको ये सब कुछ करने नहीं देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ये अपनी सियासी अमल को जारी रखेंगे तो हम इस पे कोई कतगन नहीं लगाएंगे, मगर इंतजार करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो शैतानी अमल होगा सियासत में उसके लिए फिर कानून हरकत में आएगी और ईद के बाद कानून हरकत में आएगी। सही। जुल्फिकार बदर साहब, सर ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट है बाकी जमातों के लिहाज से अगर देखा जाए, तो इस पे आप लोगों का क्या फिर मौक़िफ़ होगा? किस तरह से ताल्लुकात को बेहतर करना है या किस तरह से लेकर चलना है अफ़गानिस्तान और तालिबान के मामले को, उस पर क्या आप लोगों का राय होगी? देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले आई वांट टू क्लियर द फैक्ट कि पाकिस्तान में OIC जो कॉन्फ्रेंस है, हेड ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस, वो पाकिस्तान में एक ही दफा हुई है और वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने करवाई थी। उसके बाद ये जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर OIC के वुज़रा खारजा का इजलास हुआ है, ये इससे पहले 4 दफा हो चुका है, ठीक है। और हमारे PTI के दोस्त एक्चुअली इमरान खान साहब ने उनको ऐसा एक वो दे दिया है कि बातें कर करके इतना जबरदस्त बातें कर देते हैं। अगर बातों से मुईशत ठीक होती तो आज पाकिस्तान वर्ल्ड पावर बन चुका होता, लेकिन बातों से मामलात नहीं होते। ये जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है या उसकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर देखें ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इसके अंदर तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ बैठ के सर जोड़ के एक मुश्तरका लाएअमल हिकमत अमली बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिलावल साहब अभी बाहर जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप वापस आके वो एक स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि किस बायलैटरल रिलेशन कैसे होने और रीजनल कनेक्टिविटी कैसे होनी है और रीजनल रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकें। उसमें हर मुल्क जिसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या ट्रस्ट डेफिसिट है, तो तमाम इत्तेहादी जमातों को के साथ बैठ के सर जोड़ा जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी, उनको इत्मीनान में लिया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि पाकिस्तान क्या आगे किस तरह चलना चाहता है। क्योंकि इस दफा जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनने जा रही है, वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, जिसको आने वाली हुकूमतों को भी मजबूरी होगी कि उसको फॉलो करे, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एलाइज ये मिल के ये बनाएंगे। इसके अंदर किसी इंडिविजुअल का इनपुट नहीं होगा। और उसके अंदर अगर कोई चीज ऐसी है कि जहाँ पे रिलेशनशिप बेहतर है, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर अपना फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इनपुट लेके आगे सजेशन दे सकता है, पॉलिसी बना सकता है, उसकी स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन का बता सकता है। और वो सारे मिलके जैसे उसको अप्रूव करेंगे तो वो चीजें आगे चल पड़ेंगी। इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हो जाएगा जी, यानी मिलजुल कर फैसला किया जाएगा। अच्छा जुल्फिकार साहब, तहरीक इंसाफ ये तनकीद कर रही है और जैसे कि अभी नदीम कुरैशी साहब ने भी ये बात की कि भुट्टो के नवासे जो हैं वो उस जमात के वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं या उस जमात की टीम में शामिल हो गए हैं, काबीना में शामिल हो गए हैं, जिनके बारे में वो कहा करते थे कि ये ज़िया की बाक़ियात हैं या ज़िया के जानशीन हैं। इसका जवाब क्या देंगे आप? देखें, बड़ी एक सिंपल सी चीज है। इस टाइम पे जो सारा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को प्रॉब्लम से निकालना है, मुआशी क्राइसिस से निकालना है, सियासी क्राइसिस से निकालना है। जो इखलाकियात के प्रॉब्लम में इस अवाम को डिवाइड कर दिया गया है उससे निकालना है। ये सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी जाती मुफादात से, सियासी सोच से बालातर होके अपने
एक बड़ा ग्रैंड एजेंडा बनाएं और आपस में सर जोड़ के बैठे और एक ऐसी हिकमत अमली बनाएं जहां पे हम तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक टेबल पे बिठा के आगे लेके चलें। और बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बात का प्रैक्टिकल सबूत दिया है कि हम अपने जाती मुफादात से और कोई जाती रंजिशों और जाती मामलात से बालातर होके हम तमाम रंजिशें, तमाम मामलात को भुला के हम अपने जो नजरियाती मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन है, उनके साथ भी बैठ के पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी तो अच्छी मिसाल ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि कोई अपने आप को अपने आप मार के अपने नजरिए से बालातर होके पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान की अवाम के मुफाद के लिए इकट्ठा होके बैठे और एक ऐसे पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पे हमें इस टाइम पे पाकिस्तान और उसकी अवाम को इन क्राइसिस से बाहर निकालना है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेगा। हम चाहे नए इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन के बाद कोई नया मैंडेट लेके आ जाए, वो अकेली पार्टी या अकेला कोई लीडर ये प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकेगा। इसके अंदर आपको सबको टेबल पे बिठाना पड़ेगा और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को सर जोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ जाते हैं और पंजाब का जो मामला है जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। मुकम्मल डेडलॉक हमें नजर आ रहा है। नदीम कुरैशी साहब, सर कल एक बार फिर से इजलास होने जा रहा है सूबाई असम्बली का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर ये डेडलॉक, गवर्नर पंजाब जो हैं वो हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक देखा जाए तो इक़्तिदार एक तरह से मुंतकिल हो ही चुका है, सिर्फ हल्फ लेने की बारी है। सर क्यों इस चीज़ को रोक कर बैठे हुए हैं, क्यों जिद लगाई हुई है? आयशा, मैं आपको क्लिप्स भेजता हूँ और आपके पास क्लिप्स होंगे। GNN बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, आपकी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग होती है। आईज का जो खाना जहां पर हम लोगों ने वोट कास्ट करना था, कम से कम 400 पुलिस वालों ने उसको घेरा हुआ था। मैं आंखों देखा शाहिद हूँ, खुद विटनेस हूँ। मैं खुद पार्ट ऑफ द असेंबली था उस वक्त। पुलिस के जरिए, प्राइवेट मिलिशिया के जरिए, प्राइवेट लोगों को जिस तरह से एंटर करके वहां अरकान असेंबली पर तशद्दुद किया गया और बजरिया पुलिस जिस तरह से एक खुद साबका इलेक्शन करवाया गया, ये आइन की सरियन खिलाफवर्जी है। लेकिन सर हमने वो फुटेजेस भी देखी है ना जहाँ पे डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, वो तो वाजे आपने भी देखी होंगी यकीनन, आप तो खुद भी वहां पर थे। मैं आपको कर्ज कर दूं, एजुकेशन जरूर हुई अरकान असेंबली की तरफ से होती है, दुनिया भर की पार्लियामेंट में होती है। आपने नेशनल असेंबली में देखा बजट सेशन में क्या हुआ करता था, और जब परवेज इलाही जब स्पीकर पंजाब असेंबली बने थे उस वक्त पीएमएल ने क्या किया था, सब हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, प्राइवेट लोग कभी एंटर असेंबली में नहीं हुए। 1000 से ज्यादा पुलिस और वहां पर जो इनके अपने लोग थे, उन्होंने जिस तरह से एंटर हुए, हमें तो वोट ही कास्ट करने नहीं दिया। इसे पूछे ना कि जो गवर्नमेंट पार्टी के लोगों ने आईज की तरफ जाकर वोट कास्ट करना था, किसी एक शख्स को वहां जाने दिया। और आप अभी जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप विजिट देखे मेंबर्स के, कितने नंबर हैं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, ये किस तरह से ये बन सकते हैं वज़ीर आज़म पंजाब के, क्या कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर ये जो अब मामले को खींचा जा रहा है, ये गवर्नर पंजाब साहब जो हैं वो हल्फ नहीं ले आ रहा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बारहा ये कह दिया गया है, तो सर कहां तक लेकर जाएंगे, कितना खींच लेंगे इस मामले को? आयशा, मैं आपको अर्ज करूं, हमें तमाम कोर्ट्स का एहतराम है, हम तमाम ऑनरेबल जजेस के तमाम डिसीजंस का एहतराम करते हैं, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। गवर्नर पंजाब या किसी भी सूबे का गवर्नर होना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनकी भी एक आईनी डोमेन है। मैं आज भी समझता हूं कि पंजाब में होने वाला जो इंतखाब था वो कतन इंतखाब नहीं था, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्टर हासिल नहीं था, वो एक जबरदस्ती का इलेक्शन था। और मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें भी सुने, आप वहां हमारे हाथों से भी देखें, आप एक और पिटीशन ले जाए ना अदालत में कि दोबारा से इलेक्शन करवा लें। अगर आप लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था तो दोबारा से इलेक्शन करवा लें, ये पिटीशन ले जाएं आप कोर्ट में। हम आज पाकिस्तान तरीके साहब के अरकान असेंबली ने कोर्ट से रुजू किया, हम भी अब कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके पूरे मीडिया से, ये एक बड़ा प्रोपेगेट किया जा रहा है, बड़ा तशद्दुद हुआ। आप विजुअल्स देखें,
कोई रुकन असेंबली तरीके इंसाफ की तरफ से किसी पर तशद्दुद नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट मिनट है मेरे पास। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, सर बनवा सकेंगे हमजा शहबाज साहब को वजीर आला या ख्वाब ही रह जाएगा ये? आयशा, हमजा साहब ऑलरेडी वजीर आला बन चुके हैं और मुझे खतरा यह है कि देखिए 2 कंटेम्प्ट होने जा रहा है। एक लाहौर हाई कोर्ट को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने जा रहे हैं, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी कंटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को बाईपास करेंगे तो आप पे आर्टिकल 6 भी लगता है। दूसरी बात ये पूछे उमर सरफराज चीमा साहब से कि वो इमरान खान का हलफ उठाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उठाया था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हुए हिदायत के मुताबिक चलना पड़ेगा। इमरान खान इज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनको ये राइट भी नहीं है कि वो अपने किसी भी गवर्नर जो उनके पार्टी से कभी बिलोंग्स करता हो, आप हलफ लेते ही अपने पार्टी से हट जाते हैं, आप गवर्नर होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप इम्पार्शियल होते हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये एक इंतहाई पंजाब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पंजाब के पार्लिमानी निजाम के पीठ पे खंजर मार रहे हैं, पंजाब को बदनाम कर रहे हैं, पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है इन्होंने। हमजा जीत चुके हैं, वो ही इज ऑलरेडी, ये नहीं लेंगे तो भी ले लिया जाएगा, ये हलफ हो जाएगा उनका। भले उमर सरफराज से आप ले ना ले, कोई और नॉमिनेटेड आदमी आ जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से और वो ले लेगा। ठीक है, अब कल तक का वक्त दिया गया है और हाई कोर्ट की जानिब से, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, कल तक का वक्त दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले पर क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से इस मामले को मजीद वो डिले करते हैं, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे हैं कि हल्फ ना लेने की कोशिश की जा रही है हमजा शहबाज साहब से। वक्त खत्म हो गया, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।